हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। और हम बात करने वाले हैं अभी इन न्यू के चैनल से कि वाई इंडिया वांट्स टू गो टू द मून। क्यों जाना चाहते हैं इंडिया, और बैक टू बैक तीसरा मिशन भेजे जा रहे हैं। अब मैन मिशंस की भी बातें चल रही हैं, तो मतलब क्या फ़ायदा क्या है चांद पे जाने का, और क्यों पैसा ज़ाया किए जा रहे हैं। एक सवाल आता है ना जहन में कि भाई पता तो है अमेरिका हो तो आया था, डाटा भी अवेलेबल है, वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो क्यों अब खुद जाके क्या देखना है वहाँ पे। वेल इन सब बातों के आंसर हमें मिलेंगे इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको चेकआउट कीजिएगा। आइए हम आपके साथ बैठ के देखते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए 3 2 1 इन वन चैप्टर चंद्रयान 1। इंपॉर्टेंट क्यों? चंद्रयान भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए ही नहीं, भारत की इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? चलिए जानते हैं। अक्सर जब हम कोई स्पेस डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो लगता है कि चांद पृथ्वी से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि बहुत दूर है। चांद और पृथ्वी के बीच इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स बीच में फिट हो जाएंगे। द मून हाँ, इज ये तो हम वेरी फार, जो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। मून सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, एक जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन है। जब हम मून जी। लैंडिंग की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन की ये इमेजेस आती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि अमेरिका से पहले यूएसएसआर चांद सोवियत पर गए थे पहुंचा भाई, था, लूना लेकिन 2 मैन के मिशन साथ, नहीं गया था वो ना। भी अपोलो 11 मिशन से 10 साल पहले। ऑफ कोर्स रशिया ने कभी भी इंसानों को मून पर नहीं भेजा है, लेकिन चांद पर पहुंचने वाले वो पहले थे। दुनिया में बिल्कुल। ऐसे सिर्फ 3 देश हैं जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, अमेरिका, रशिया और चाइना। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ लैंडिंग, यानी लैंड करने के बाद स्पेसक्राफ्ट सेफ हो। ये सॉफ्ट लैंडिंग काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार हमने ये प्रूव कर दिया कि इसरो सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है तो हम इंपॉर्टेंट फिर इंटरनेशनल बहुत स्पेस काम हो प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। सकते हैं। जो काम आज नासा कर रहा है और पैसे कमा रहा है, वही काम हम भी कर सकते हैं। SpaceX भी कर रहे हैं। 2008 में चंद्रयान 1 के जरिए हम चांद पर पहुंचे जरूर, लेकिन वो एक मून इम्पैक्ट प्रोब था जिसने हार्ड लैंडिंग की थी। 4 अच्छा। साल पहले चंद्रयान 2 का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करे। लेकिन चंद्रयान वो का नहीं लॉन्च हो पाया। सक्सेसफुल हुआ था। इनफैक्ट अर्थ से मून तक की 3,84,400 किलोमीटर की दूरी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट भी की, लेकिन लैंड ऑर्बिटर करते भी समय भेजा था। सरफेस से सिर्फ आधे किलोमीटर दूर होने के बावजूद एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हम लैंड नहीं कर पाए। प्लान ये था क्रैश कि हो गया विक्रम होगा। रोवर मून के सरफेस पर 14 दिनों के लिए स्टडी करेगा और इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइसेस फेल होने की वजह से मिशन अधूरा छूट गया। अब चंद्रयान उसका हुआ 3 क्या? ये मिस्टेक्स रोवर रेक्टिफाई का। करना चाहता है, और भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका है हमारी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाने का। ये सारी इम्प्रूवमेंट्स हम चैप्टर ये तो 2 बहुत में सारे लोगों जानेंगे। की नजरें चंद्रयान होंगी। 3 के बारे में एक स्पेशल बात है, और वो है उसकी लैंडिंग लोकेशन। अर्थ और मून ओके। एक वन साइडेड रिलेशनशिप में। आपको जी। पता ही होगा कि मून लॉक अर्थ से है। टाइडली लॉक्ड है। मीनिंग ये है कि मून की सिर्फ एक ही एक साइड ही side हमेशा हमें अर्थ को दिखती है, far दिखती side है हमें और नहीं दूसरी दिखती। साइड नहीं। मून का 41% हिस्सा पृथ्वी से छुपा हुआ रहता है। सिमिलरली मून के साउथ पोल में और ऐसे वहाँ हर बड़े वक्त बड़े क्रेटर्स अंधेरा हैं है। जहां अरबों सालों से सनलाइट पहुंचा ही नहीं है। इन और हमें क्रेटर्स नहीं को पता स्टडी कि वो करके कैसा हम होगा। हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन्स के बारे में कितनी इंपॉर्टेंट fascinating है ना। इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। माना जाता है कि इन क्रेटर्स में पानी छुपा हो सकता है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत 100 ज्यादा। मिलियन टन पानी। एट द सेम टाइम यहाँ हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी, सिल्वर जैसे एसेंशियल रिसोर्सेज हैं। ये लोकेशन आने वाले स्पेस मिशंस के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टॉप बन सकता है। चैप्टर 2, Why this mission is different। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में इम्प्रूवमेंट्स क्या हुई? 5 पॉइंट्स है और सबको एक एक करके समझते हैं। बताओ नंबर 1 भाई। इज पेलोड। 2019 के ओके। मिशन में हमारा पेलोड थोड़ा और कॉम्प्लेक्स था, जहां 3 मेन कंपोनेंट्स थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। 2023 के मिशन में हमारा पेलोड सिंप्लीफाई हो चुका और यहाँ सिर्फ लैंडर और रोवर ही है। 2019 में हमारे ऑर्बिटर ने उसका मिशन कंप्लीट किया था, इसीलिए इस बार ऑर्बिटर को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं हाँ, पड़ी। वो नंबर तो 2, काम आ जाएगा ना। पावरफुल लैंडर। चंद्रयान 3 के टीम ने चंद्रयान 2 के मिस्टेक से इम्पोर्टेंट लेसन सीखे हैं। हमारे लैंडर के लेग्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए हैं ताकि वो इम्पैक्ट को बेहतर तरीके से रेजिस्ट कर पाए और सरवाइव कर क्योंकि पाए। सारा काम पहले सॉफ्टवेयर हमारा पे हो इंजन रहा होता है। उतना पावरफुल नहीं था, तो वो लैंड Thrust- करने से पहले सही समय रहते अपना स्पीड कम नहीं Thrust कर नहीं पाया बना और पाया। उसे एग्जैक्टली जहां पर लैंड करना था उस स्पॉट से कुछ 750 मीटर्स दूर जाकर गिरा। अब हमारे लैंडर की इंजन कैपेसिटी बढ़ाई गई है।
एट द सेम टाइम उसमें हजार्ड डिटेक्शन सिस्टम भी ऐड हुआ है। नंबर 3, इंस्ट्रूमेंट्स। मून अर्थ को स्टडी करने के लिए एक ग्रेट प्लेटफॉर्म बन जाता है, जिससे हम हमारी पृथ्वी के बारे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर मिशंस प्लान कर सकते हैं। इनका यूज वेदर पैटर्न डिटेक्शन के साथ साथ एक्सोप्लैनेट्स के स्टडीज में भी हो सकता है। चंद्रयान 3 में शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होने वाला है, जिससे हमारी अर्थ का डेटा रीड करके हमारी सोलर सिस्टम के बाहर हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स ढूंढने में यूज हो सकता है। नंबर 4, लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 3 लॉन्च इम्पोर्टेंट एक और रीजन की वजह से है, और वो है LVM-3 लॉन्च व्हीकल, जो हमारे पहले GSLV Mark II लॉन्च व्हीकल से 30% ज्यादा वजन कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। आसान भाषा में एक्सप्लेन किया जाए तो इस लॉन्च व्हीकल की सक्सेस भी भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हम हेवियर पेलोड्स अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। ये हम दुनिया को प्रूव कर सकते हैं। नंबर 5 इज कॉस्ट। हमने चंद्रयान 2 कुछ 870 करोड़ में लॉन्च किया था। वैसे देखा जाए तो ये कॉस्ट अवेंजर्स एंड गेम से भी 3 गुना कम है, लेकिन अब हम और एफिशिएंट बन चुके हैं और चंद्रयान 3 का टोटल बजट कुछ 615 करोड़ तक होने वाला है। ये हमारी बढ़ती हुई एफिशिएंसी का प्रूफ है। चैप्टर 3, इसरो पैसों की बर्बादी है क्या? जब भारत ने मंगलयान लॉन्च किया था तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कार्टून पब्लिश करके हमारा मजाक उड़ाया था। ऐसे कार्टून्स चाइना के बारे में क्यों नहीं बनते? क्या चाइना में गरीबी नहीं है? ऐसे कार्टून्स UAE के बारे में क्यों नहीं बनते? क्या UAE परफेक्ट है? भारत एक बढ़ता हुआ देश है। भारत एक डेमोक्रेसी है और फिर भी स्पेस जैसे सेक्टर्स में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। शायद ये बात कुछ वेस्टर्न लोगों को हजम नहीं हो रही। फिर वो ऐसा सवाल पूछते हैं कि इंडिया अफोर्ड स्पेस प्रोग्राम। चलिए एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं कि हम हर साल हमारे स्पेस प्रोग्राम पर कितना खर्च करते हैं। इसरो के बजट्स पर सवाल आने वाले हैं, ये सतीश धवन सर को पता था। इसीलिए जब वो इसरो के चीफ बने तब वो सैलरी के तौर पर सिर्फ 1 रुपया लिया करते थे, और इसी एफिशिएंसी की लेगेसी इसरो आगे भी कैरी करता है। ये चार्ट देखिए, हम पिछले 20 सालों से कंसिस्टेंटली हमारे स्पेस प्रोग्राम का बजट बढ़ा रहे हैं। दैट्स अ फैक्ट। लेकिन ये हमारे GDP का सिर्फ 0.8% है। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, हम हमारे पोस्टल सर्विसेज को चलाने के लिए 36,000 करोड़ स्पेंड करते हैं, लेकिन इन पैसों में हमें क्या मिलता है? हमारे फ्रेंडली नेबर चाइना पर नजर रखने के लिए आंखें मिलती हैं। चाइना को भारत से इतना लगाव है कि अरुणाचल और लद्दाख में वो अपने लोग भेजता रहता है, वहाँ ऐसे सेटलमेंट्स बनाता रहता है और धीरे धीरे अनियन स्लाइसिंग मेथड से भारत का छोटा छोटा हिस्सा चुराता रहता है। लेकिन इसकी जानकारी इसरो के सैटेलाइट्स हमारे सिक्योरिटी तक पहुंचाते हैं। 10 से ज्यादा सर्वेलेंस सैटेलाइट्स चाइना की नेवल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हैं। जब 2019 में फैनी साइक्लोन आया तब इसरो के सैटेलाइट्स ने ही हमें टाइम रहते हुए वार्निंग्स दी। इन्हीं सैटेलाइट्स की इंफॉर्मेशन। तो ये वीडियो चंद्रयान पे या इंडियन स्पेस प्रोग्राम पे अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो था। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो डिटेल दी गई है ना, रॉकेट की, लैंडर की, ऑर्बिटर की, और LVM-3 जो व्हीकल था जिसके थ्रू ये लॉन्च किया गया, ये सब इतना मतलब इम्पोर्टेंट था। और क्यों मतलब मिशन ये किया क्यों जा रहे, चंद्रयान कर क्यों रहे हैं? मतलब जैसे मैंने स्टार्ट में सवाल उठाया कि जब नासा चला गया, हमारे पास डाटा भी है, रॉक सैंपल्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, तो खुद क्यों जाना? तो ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसमें हमें ये पता लगा कि एक्सो प्लैनेट्स को सर्च करना चाह रहे हैं, वेदर कंडीशंस देखना चाह रहे हैं, फार साइड पे जो मिशंस भेजने हैं उसकी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। फिर जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो डिफरेंट जो है कंपनीज, उनसे आपको ऑर्डर्स मिलेंगे उनके जो है ना उनके स्पेस प्रोग्राम्स में हेल्प करने के लिए। तो ये बहुत सारे जो है ना चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इस पे है तो मजाक वाली बात और बड़ी शर्मिंदगी वाली भी कि दुनिया चांद पे पहुंच गई या चांद पे अपने कपड़ पहुंचा गई और हमें चांद ही नहीं मिलता है। हर रमज़ान, ईद, त्यौहार पे हमें चांद नहीं मिल रहा होता और डबल डबल ईदें हो रही होती हैं। तो मेरे ख्याल में हमें सीखने की ज़रूरत है, और सीखने के लिए ये नहीं देखा जाता कि कोई हमसे बड़ा है या कोई छोटा है या कोई दूसरे मज़हब का है। सीखने के लिए देखा जाता है उसके पास इल्म है कि नहीं, उसके पास एजुकेशन और हमें दे सकता है कि ज्ञान है कि नहीं। तो मेरे ख्याल में हमारे साइंटिस्ट, हमारे स्पेस प्रोग्राम वालों को सीखने की ज़रूरत है इसरो से। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, और काफ़ी मज़ेदार वीडियो था, इंटरेस्टिंग था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।